नमस्कार, जय हिंद। जब भी हम पुलिस या पुलिस स्टेशन का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक अजीब सा डर, एक अजीब सी घबराहट पैदा होने लगती है। और फिर वो वही वाली सिचुएशन हो जाती है कि जो आपने वो नसीरुद्दीन शाह का मीम देखा होगा ना, डर का माहौल है, तो यही वाली सिचुएशन हो जाती है। और ये तब होता है, सपोज करिए कि आपको जबरदस्ती में पुलिस के द्वारा मारा पीटा जा रहा है, या फिर आपको डराया धमकाया जा रहा है, या फिर पुलिस स्टेशन में आप जा रहे हैं किसी ऐसी चीज की वारदात लिखवाने या रिपोर्ट दर्ज कराने, एफआईआर लिखवाने, आपको डांट कर भगा दिया जा रहा है, आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, आपको जबरदस्ती में परेशान किया जा रहा है। तो ऐसी सारी चीजें तब होती हैं जब आपके पास आपके अधिकारों का अभाव होता है। यानी कि आप खुद ही नहीं जानते हैं कि यार मेरी राइट्स क्या हैं, मतलब मैं किन किन अधिकारों को कंटेन्स करके रखता हूँ, कानून ने मुझे क्या क्या अधिकार दिए हैं। और इन चीजों का जब अभाव होता है तभी इंसान का शोषण किया जाता है, चाहे वो कहीं पर भी हो। जब इंसान अपने राइट्स नहीं जानता है ना, तो इंसान का शोषण होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही 3 बड़े नए अधिकार जानेंगे जो कि अगर आपको पता है, अगर आप इन्हें समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो पुलिस तो आपको ना तो रिपोर्ट लिखने से मना कर सकती है, आपको ना तो जबरदस्ती भगा सकती है, ना जबरदस्ती आपके साथ कर सकती है मारपीट, गाली गलौज, गुंडागर्दी, कुछ भी नहीं होगा आपके साथ। और आप इन अगर चीजों को अपने जान लेते हैं तो इतना तो होगा कि सामने वाला थोड़ी से सभ्य तरीके से आपसे बात करेगा, आपके काम भी इजीली होंगे। सो वीडियो छोटा सा होगा, बहुत ही इजी वीडियो होगा और बहुत ही छोटा सा प्यारा सा वीडियो होगा। वीडियो एक लाइक कर दे, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये सबको बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार जानना। लोग वीडियो स्किप करके चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, खैर जैसी आपकी इच्छा हो, पर देखिएगा बाद में। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जब भी हम पुलिस की बात करते हैं तो समाज में या फिर सोसाइटी में किसी क्राइम की बात होती है, या फिर सुरक्षा की बात होती है, या फिर हमारे साथ कोई अपराध हुआ होता है तभी होती है। तो अपराध 2 प्रकार के बेसिकली होते हैं, जैसे कि पहला अपराध जो होता है संज्ञेय अपराध और दूसरा होता है असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध को कॉग्निजेबल ऑफेंस और गैर संज्ञेय अपराध को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है। इनको हम संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध को ऐसे समझे कि जो बड़े बड़े अपराध होते हैं, मतलब कि जैसे कि हत्या करना हो गया, बलात्कार करना हो गया, या किसी को किडनैप करना हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में कॉग्निजेबल ऑफेंस उसे कहा जाता है। और दूसरा गैर संज्ञेय अपराध, तो जैसे दारू पीकर गाली गलौज करना या फिर किसी को 2-4 झापड़ मार देना, तो ऐसी चीजों को कहा जाता है असंज्ञेय अपराध या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो संज्ञेय अपराध होते हैं उनमें किसी भी आदमी को गिरफ्तार करने के लिए या उस इंसान के खिलाफ जांच करने के लिए जज की परमिशन नहीं चाहिए होती है, ना ही किसी प्रकार का कोई वारंट की आवश्यकता होती है। बिना किसी गिरफ्तारी वारंट के उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और उसके खिलाफ जांच शुरू की जा सकती है। अब आप ही बताइए, किसी को कोई अगर मार दिया है या किसी की हत्या कर दिया है तो उसके लिए जज की परमिशन लेंगे? पुलिस वाले इस चीज का वेट करेंगे कि कब हमें वारंट मिलेगा तब हम जांच शुरू करें? ऐसा नहीं होगा ना। तो ये तो बड़े बड़े अपराध है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि डायरेक्ट जो होता है उसे उठा लिया जाता है, कालीन भैया उसे उठवा लेते हैं और लाकर उसके अगेंस्ट में सीधे जांच शुरू कर दी जाती है। जैसे कि इसमें इस मामले में हो जाता है चोरी, हत्या, अपहरण, ऐसे मामलों में संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे में पुलिस तुरंत एक्शन ले सकती है और उन्हें एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं, उनके खिलाफ में जांच शुरू कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ गैर संज्ञेय अपराध में नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होते हैं, तो उसमें हमला, धोखाधड़ी, मानहानि या छोटी मोटी तू तपड़, दारू शराब पीकर मोहल्ले में, गांव में, घर में गाली गलौज करना या झगड़ा लड़ाई थोड़ी सी नॉर्मल बातों पे, तो उसे गैर संज्ञेय अपराध कहा जाता है। इसको भी जैसे अगर ज्यादा हो जाए तो इसमें क्या होता है कि अरेस्ट करने के लिए या जांच शुरू करने के लिए जो जज की परमिशन चाहिए होती है, अरेस्ट वारंट चाहिए होता है। तो अब आप सपोज करिए कि आप शराब पीकर कहीं पर कर रहे हैं, या आपने किसी 2 लोग आपस में लड़ गए, एक दूसरे को 1-2 झापड़ मार दिए, तो ऐसे में तुरंत तो आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है ना। तो यही गैर संज्ञेय अपराध की कैटेगरी में आता है। अगर मैं बेस्ट परफेक्ट एग्जांपल समझाऊं कि सपोज करिए घर में 2 भाई हैं, तो छोटे भाई को अगर बड़े भाई ने धूम्रपान करते हुए देख लिया या सिगरेट पीते हुए देख लिया, तो वहां पर वो गैर संज्ञेय अपराध, मतलब संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आ गया। 2-4 चमाट लगाया, खींच के कूच दिया, वहीं पे मम्मी पापा की आवश्यकता नहीं है। और यहीं पर अगर बड़ा भाई स्कूल नहीं, मतलब छोटा भाई स्कूल नहीं जा रहा है या फिर जबरदस्ती में नाटक कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो ऐसे में पापा मम्मी को कंप्लेन कर दिए कि भाई इसको क्या है, पीटना है या नहीं पीटना, तो वो गैर संज्ञेय अपराध की कैटेगरी में आ गया। ठीक है। अब जब आप इन चीजों के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस आपको क्या कहती है, डरा धमका कर भगा दिया जाता है वहां से कि हम आपको, अब सपोज करिए आपकी लड़ाई झगड़ा हुई, कोई आपको मारपीट दिया, आपका खपरी फोड़ के रख दिया। अब आप जा रहे हैं कि मेरी एफआईआर दर्ज की जाए। सामने वाला पार्टी वाला जो है वो थोड़ा सा पैसे वाला आदमी है, तो उसके धौंस में या फिर पावर में एफआईआर नहीं लिखी जाती है। पुलिस वाले आपको एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर देते हैं, आपको भगा देते हैं डरा धमका कर। तब आप वहां पर ये कह सकते हैं कि भाई मेरी एफआईआर रजिस्टर करो। जो एफआईआर होती है वो सेक्शन
सीआरपीसी के 154 के अंदर रजिस्टर की जाती है। और अगर आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं की जा ररही है तो फिर आप पुलिस वाले से कह सकते हैं ठीक है तो फिर मैं मजिस्ट्रेट के पास जा रहा हूं। सेक्शन 166 सीआरपीसी और 166 ए, यहाँ पर आप देखिए सेक्शन 166 और 166 ए के अंतर्गत आप ये कह सकते हैं कि आप मेरी एफआईआर अगर रजिस्टर नहीं कर रहे हैं तो मैं जज के पास जाऊंगा, मजिस्ट्रेट के पास जाऊंगा और आपकी मैं शिकायत करूंगा। आप इतना बोलेंगे तो आई एम श्योर कि आपकी एफआईआर अगर रजिस्टर करने लायक तो होगी तो रजिस्टर की जाएगी, चाहे वो संज्ञेय अपराध हो चाहे नॉन संज्ञेय अपराध हो। अगर संज्ञेय अपराध है तो फिर वहां पर एफआईआर रजिस्टर की जाती है, और अगर असंज्ञेय अपराध है यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो एक रजिस्टर होता है जिसे एनसीआर कहा जाता है, जिसे एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर या नॉन कॉग्निजेबल रेफरेंस भी शायद आर से रजिस्टर या रेफरेंस होता है, तो नॉन कॉग्निजेबल रेफरेंस में इसको दर्ज किया जाता है। तो अगर संज्ञेय अपराध है तो आपकी एफआईआर लिखी जाएगी, असंज्ञेय अपराध है तो आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी या एनसीआर रजिस्टर में उसे रजिस्टर किया जाएगा, ठीक है। और आपको वहां पर रिलीफ भी दिया जाएगा, आपके लिए जो हो सकता है उचित चीजें वो चीज की जाएंगी। अगर आप ये कहते हैं कि अगर आप मेरी नहीं सुनते हैं, मेरी रिपोर्ट नहीं, मेरी फरियाद नहीं सुनते तो मैं फिर जज के पास जाऊंगा। भाई 166 और 166 ए का आप हवाला दे सकते हैं कि मैं ये एप्लीकेशन लेकर, परिवाद लेकर और सीधा जज के पास जाऊंगा, तो ऐसे में आपकी कंप्लेन आई एम श्योर कि रजिस्टर कर ली जाएगी। इसके बाद अगर तब भी रजिस्टर नहीं की जाती है पुलिस वाले, तो फिर आपको एक स्पेशल राइट देकर रखा गया है कि आप डायरेक्ट सेक्शन 156(3) के अंतर्गत जज के पास जाइए और वहां पर अपनी एफआईआर रजिस्टर कराइए। उनसे कहिए कि पुलिस वालों को या फिर जिस भी पुलिस स्टेशन में आप रजिस्टर कराया जा रहे हैं उन्हें आदेशित किया जाए। रिट पिटीशन आप फाइल कर सकते हैं, कुल मिला के आप रिट पिटीशन डाल सकते हैं कि भाई उन्हें ये आदेशित किया जाए कि हमारी एफआईआर रजिस्टर की जाए। और या फिर जज क्या करता है, खुद ही एफआईआर आपकी रजिस्टर करता है, फिर वहां पर ट्रांसफर करता है और कहता है कि भाई इसकी एफआईआर को आप रजिस्टर करो, ठीक है। जैसे कि आसाराम का आपने सुना होगा ना, आसाराम के केस में क्या हुआ था कि पुलिस वालों ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, यानी कि जो फरियादी था उसकी रिपोर्ट दर्ज, एफआईआर नहीं लिखी गई, आसाराम के अगेंस्ट में रजिस्टर करने से मना कर दिया गया। फिर इसके बाद लोअर कोर्ट में जब वो गया तो वहां पर भी मना कर दिया गया, फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, जिला एवं सत्र न्यायालय में, वहां पर भी मना कर दिया गया। फाइनली जब हाई कोर्ट में वो जाते हैं तब जाके आसाराम के अगेंस्ट में जो कंप्लेन है वो रजिस्टर की जाती है एफआईआर, और फिर जांच शुरू होती है। तो आप अगर नहीं लिखी जा रही तो पहले उनसे ये कहिए कि हम 166 ए के अंतर्गत परिवाद फाइल करेंगे आपके अगेंस्ट में, और अगर ऐसा नहीं होता है तो भी आप जाकर फिर सेक्शन 156 के अंतर्गत आप जज के पास सीधा अपनी एफआईआर के लिए अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि जब भी हमें पुलिस वाला कोई डराता है या धमकाता है, तो अभी एक नया कानून आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा आईपीसी है उसको बदलकर बीएनएस किया गया है और सीआरपीसी को बीएनएसएस किया गया है, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता। अगर कोई आपको पुलिस वाला जबरदस्ती में डरा रहा है, धमका रहा है, तो 198 बीएनएस के अंतर्गत 1 साल तक की सजा, जुर्माना और सजा जुर्माना दोनों भी हो सकता है। अगर कोई आपको जबरदस्ती में मारपीट कर रहा है, पुलिस वाला बिना मतलब की गुंडागर्दी कर रहा है, आपके साथ मारपीट कर रहा है, तो 115 आप लगा सकते हैं एप्लीकेशन, और इसकी शिकायत आप एसपी, डीएसपी या फिर डायरेक्ट 238 के अंतर्गत, बीएनएसएस 238 के अंतर्गत आप जज के पास या मैजिस्ट्रेट के पास भी कर सकते हैं। उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा पुलिस वाले को, या फिर उसके अगेंस्ट में कार्यवाही की जाएगी। तीसरा, अगर आपको जैसे कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर कोई आपका वीडियो बना रहा है, आपको पुलिस वाला मार रहा है, गाली गलौज कर रहा है या फिर आपको परेशान कर रहा है, तो 304 में अगर वो ये कर रहा है, आपके सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है, मोबाइल फोन तोड़ रहा है आपका, तो ऐसी चीजों में 304 जो है इंप्लीमेंट हो जाएगी बीएनएस की। इसी प्रकार से अगर कोई पुलिस वाला आपको गाली गलौज कर रहा है तो शायद 298, हाँ 298 ही है, हाँ 298 अगर गाली गलौज कर रहा है तो 298 इंप्लीमेंट हो, 238 है, शायद 238 है, 238 ये इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो आप इन चीजों का यूज कर सकते हैं और इसकी डायरेक्ट कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास कर सकते हैं, एसपी के पास कर सकते हैं, डीएसपी के पास कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इस चीज से निजात मिल जाएगी कि जबरदस्ती में ना तो आपको डराया जाएगा ना धमकाया जाएगा। इसके बाद कई बार क्या होता है कि पुलिस हमको जबरदस्ती में उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाती है, यानी कि गिरफ्तार कर लेती है। ऐसी जबरदस्ती में किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, इसमें भी आपके राइट्स हैं। तो आपको यहाँ पर एक राइट दिया जाता है कि अगर आपका जो अपराध है वो 7 साल तक की सजा के लिए वैलिड है, यानी कि जब आपने कोई ऐसा अपराध किया हुआ है जिसकी सजा मिनिमम 7 साल तक है, यानी कि 7 साल तक है, तो इसमें फिर आपको क्या किया जाएगा कि एक नोटिस पुलिस वालों के द्वारा भेजी जाएगी 41A सीआरपीसी के अंतर्गत,
कि भाई आप पुलिस स्टेशन में अपीयर हुए, नोटिस फॉर अपीयरिंग बिफोर पुलिस ऑफिसर, आप आइए या फिर हम आपको गिरफ्तार करेंगे। तो अगर आपको पुलिस वाले गिरफ्तार कर रहे हैं या फिर आपके घर पे आकर आपको उठाकर ले जा रहे हैं, तो आप पहले वो कहिए कि भाई मेरा आरोप क्या है या मेरा अपराध क्या है, आप ये बताइए। और इसके बाद अगर आपको लगता है कि ये 7 साल तक की सजा वाला है तो फिर मुझे नोटिस तामील कीजिए। और अगर आप नोटिस तामील नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर है कि बिना नोटिस तामील किए 7 साल तक के अगर अपराध है और उसमें बिना नोटिस तामील किए आपको गिरफ्तार किया जाता है तो फिर वो इनवैलिड अरेस्ट माना जाएगा। तो फिर आप ये कह सकते हैं कि भाई मुझे 41A का नोटिस दीजिए और मैं आपके साथ कोऑपरेट करूंगा, या फिर पुलिस स्टेशन में मैं खुद ही आ जाऊंगा या आप मुझे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा तो ये होगा। तीसरा क्या होता है, कई बार क्या हो जाता है कि जैसे कि आपको पुलिस वालों के द्वारा उठाकर ले जाया जाता है या फिर आपके साथ मारपीट की जाती है। तो मारपीट अगर आपके साथ की जाती है या फिर आपको मानसिक फिजिकली रूप से टॉर्चर किया जाता है तो आपको 24 घंटे के अंदर, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होता है पुलिस वालों को। संबंधित कोर्ट में जब भी आपको पेश किया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पर आप अपनी पूरी वारदात बता सकते हैं। तो जैसे आपको पुलिस वाले के द्वारा मजिस्ट्रेट के समकक्ष, मजिस्ट्रेट के सामने आपको मजिस्ट्रेट के सामने जो आपको पेश किया गया, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर मेडिकल की मांग कर सकते हैं कि भाई मुझे यहाँ पर मारा गया है, पीटा गया है, ये चीज मेरे साथ की गई है, मेरा मेडिकल कराया जाए और पुलिस वालों के अगेंस्ट में कार्रवाई की जाए, मुझे इतना इन्होंने टॉर्चर किया है। तो इस चीज की आप डायरेक्ट मांग कर सकते हैं। आप अपनी आवाज मजिस्ट्रेट के सामने उठा सकते हैं, कह सकते हैं कि मुझे परेशान किया गया है। क्योंकि किसी भी आदमी को अगर ले जाया गया, जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता, आरोपी है, तो ना तो उसको फिजिकली मेंटली रूप से टॉर्चर नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, स्पेशल केसेस कुछ होते हैं वहां पर जुर्म या फिर आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऐसी चीजों का यूज किया जा सकता है। यूजुअली ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपके साथ मारपीट, गाली गलौज या फिर पुलिस वाले आपको मेंटली फिजिकली टॉर्चर करते हैं, तो आप डायरेक्ट जब कोर्ट में प्रेजेंट आपको किया जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप मेडिकल की मांग कर सकते हैं और अपना पूरा जो भी वारदात हुई मजिस्ट्रेट के सामने बता सकते हैं। तो आई होप ये छोटे से जो वीडियो था इसमें सब कुछ आपको समझ में आया होगा। जो भी मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की होगी, आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो बनाते टाइम यार अगर थोड़ी बहुत कहीं पर कोई गलती हो गई हो, कोई गलत वर्ड निकल गया हो, तो उसके लिए दिल से क्षमा चाहते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।